तो आज का वीडियो अपन 19 नंबर का वीडियो होने वाला है। आप जो भी लोग हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए स्टाफ नर्स की, बगैर थ्योरी बगैर कंसेप्ट क्लियर किए हुए जॉब आप नहीं पा सकते हो। ये बातें आप लोग समझ लो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला है कि लुईस पास्चर जो 1822 से 1895 तक इनका जीवन काल रहा। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का। जोसेफ लिस्टर जो थे वह एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता इनको कहा जाता है, जोसेफ लिस्टर को, ठीक है। लुईस पास्चर स्टेरिलाइजेशन यानी कीटाणुनाशन तकनीक, स्टीम स्टेलाइजर और ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन को आरंभ किया। यानी लुईस पास्चर जो थे वह स्टेरिलाइजेशन विधि को जो है इन्होंने परिचय दिया, इंट्रोडक्शन किया। क्योंकि स्टेरिलाइजेशन मेथड आप लोग जानते हैं किसी भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का एक विधि है, ठीक है। तो जैसे भी आपका सर्जिकल प्रोसेस में बहुत सारे सामान का उपयोग होता है, तो उसको बार बार हम जो है नहीं फेंक सकते हैं। रीयूज करने के लिए स्टेरलाइज ज़रूरी होता है ताकि उस पर से इन्फेक्शन हटाया जाए। तो यह स्टेरलाइज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ में हॉट एयर ओवन भी इसका ही एक मेथड है, ऑटोक्लेव भी वही चीज़ें हैं। तो इन सब का लुईस पास्चर ने आरंभ किया, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। लुईस पास्चर ने ही सर्वप्रथम लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन की खोज की। यानी जो लुईस पास्चर थे इन्होंने सर्वप्रथम लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन की खोज की, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ तो बैक्टीरियोलॉजी का पिता रॉबर्ट कोच को माना जाता है। यानी जीवाणु विज्ञान का जो पिता है रॉबर्ट कोच को माना जाता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। रॉबर्ट कोच ने स्टेनिंग टेक्निक आरंभ किया, स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा वेबरियो की खोज की। आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी उत्पन्न करता है, कोलेरा वेबरियो कोलेरा, ठीक है, जो कोलेरा उत्पन्न करता है, समझ गए। एंथ्रेक्स बैसिलस, ये सब का खोज रॉबर्ट कोच ने किया। आगे बढ़ता हूँ। हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन के लिए जो है 160 डिग्री ताप और 2 घंटे की अवधि की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऑटोक्लेव के लिए 121 सेंटीग्रेड ताप 15 पाउंड दाब प्रति वर्ग प्रति मिनट 15 मिनट की अवधि के लिए आवश्यकता होती है। यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऑटोक्लेव के लिए कितना दाब और कितना ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने को जो है हम लोग प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने को प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं, समझ लीजिए चीज़ों को। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव के निदान अल्ट्रासाउंड यूएसजी से जो हम करते हैं डायग्नोसिस पता लगाने के लिए। अगर मान गए पीपीएच प्रसव से पहले, प्रसव में तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, लेकिन प्रसव से पहले 28 सप्ताह, 29 सप्ताह, 30 सप्ताह, 31 सप्ताह, ये सब जो है आपके प्रसव पूर्व जो है रक्तस्राव होता है, प्रसव से पहले का एपीएच। अब इसको निदान करने के लिए कि किस कारण से एपीएच हो रहा है, इसके लिए यूएसजी का उपयोग करते हैं, ओके। आगे है, गर्भाशय से समय से पूर्व प्लेसेंटा का अलग होना एब्रीपिटो प्लेसेंटा कहलाता है। देखिए, प्लेसेंटा जो होता है आपको पता है यूट्रस से लगा होता है, यूट्रस के दीवार के साथ यह जो है चिपक कर रहता है और इससे नाभि नाल बच्चे के जो है अम्बिलिकल कोड बच्चे के नाभि नाल से लगा होता है। सारा गैस का आदान प्रदान, ऑक्सीजन, ब्लड बच्चे को इसी प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। लेकिन होता यह है, एब्रीपिटो प्लेसेंटा में होता यह है कि समय से पहले, ठीक है, समय से पहले यूट्रस से यह प्लेसेंटा यूट्रस के दीवार को छोड़ देता है, अलग हो जाता है। इसी को एब्रीपिटो प्लेसेंटा बोलते हैं। आगे है, जब दीवार छोड़ देता है तो बच्चे को ऑक्सीजन, ब्लड, गैस का आदान प्रदान में मुश्किल होता है और फिर यह खतरा होता है।
कहता है पूर्व अवधि पर भ्रूण के फेफड़ों को मजबूती देने के लिए बीटा मेथासोन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा का फेफड़ा कमज़ोर होता है, सही से वो चीज़ें को नहीं कर पाता है, तो समय जब पूर्ण होता है तो फीटल का जो फेफड़ा है इसको मजबूती के लिए हम बीटा मेथासोन दे सकते हैं, जो कि एक स्टेरॉयडल ड्रग है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है गर्भ अवस्था के समय जब हीमोग्लोबिन 11 GM प्रति डेसीलीटर से कम होता है तो एनीमिया कहा जाता है। ठीक है ना। एक महिला में प्रेगनेंसी के दौरान 11 GM प्रति DL से अगर कम हो जाता है तो इसे एनीमिया कहते हैं। ये WHO ने रिकमेंडेड किया है। ठीक है। आगे है लेशमैन टेस्ट जो होता है, लेशमैन स्टेन एनीमिया के प्रकार को जानने के लिए किया जाता है। लेशमैन स्टेन जो होता है यह अलग अलग जो है आपको परीक्षण में भी इस्तेमाल किया जाता है जानने के लिए, लेकिन यह एनीमिया के प्रकार को भी जानने में मदद करता है। MCHC यह एक टेस्ट है जो आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसके पता लगाने के लिए MCHC करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया गर्भाशय में आयरन की कमी के कारण होता है। गर्भ अवस्था में जब आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आगे मैं बढ़ूँ। फॉलिक एसिड जो है एक गर्भ अवस्था में एक प्रेगनेंसी के समय प्रतिदिन 400 माइक्रो, ठीक है ना, mg प्रति DL ज़रूरत पड़ती है। समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा हीमोसिस्टेनिन और समान मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल मलोनेट फोलेट की कमी बताता है। फोलेट की कमी, ठीक है। ज़्यादा अगर हेमोसिस्टिन और मिथाइल मोनेट होता है तो यह फोलेट की कमी को बताता है। समझ गए। आगे है यहाँ पे कह रहा है मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया, यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया होगा। ठीक है। तो मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया यानी उच्च रक्त शर्करा गर्भ अवस्था में भ्रूण मैक्रोसोमा फीटल मैक्रोसोमिया होता है। कहने का मतलब है कि जब माँ में जब महिला कोई प्रेग्नेंट है और उस दौरान महिला को अगर हाइपरग्लाइसेमिया है यानी उच्च रक्त शर्करा है, डायबिटीज़ है ज़्यादा, तो बच्चे में फीटल मैक्रोसोमिया होता है। इसका मतलब होता है फीटल मैक्रोसोमिया का मतलब कि वज़न ज़्यादा हो जाता है बच्चा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है गर्भ अवस्था में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते हैं। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है और गर्भ अवस्था में यह सुरक्षित नहीं होता है। इससे जो बच्चा का विजन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन देने से, तो ये रिकमेंड नहीं करते हैं। आगे है प्री टर्म प्रसव, प्री टर्म लेबर नियमित गर्भाशय संकुचन के कारण सर्विक्स में बदलाव आता है। समझ गए। यह 37 सप्ताह में ही शुरू हो जाता है। प्री टर्म लेबर जो होता है यह गर्भाशय में जल्दी जो है कंट्रैक्शन शुरू होने के कारण सर्विक्स में चेंजेज होता है और यह 37 सप्ताह में ही शुरू हो जाता है, जबकि हम जानते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 सप्ताह के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन 37 सप्ताह या इससे पहले शुरू हो जाए तो वह प्री टर्म समय से पहले वाला होता है। आगे है डेरिफाइलिन टैबलेट एक एंटी अस्थमेटिक दवा है। डेरिफाइलिन टैबलेट जो होता है यह एक एंटी अस्थमेटिक दवा है। ठीक है, जिसका उपयोग अस्थमा में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में और ब्रोंकाइटिस आदि को ठीक करने के लिए दी जाती है। यानी जो श्वसन से रिलेटेड समस्या है जैसे अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, इसको ठीक करने के लिए डेरिफाइलिन टैबलेट देते हैं जो एक एंटी अस्थमेटिक दवा है। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 0.9 जो है NaCl, आपको पता है यह एक नॉर्मल सलाइन में होता है। ठीक है ना। तो 0.9 GM NaCl 100 ml सलाइन में उपस्थित होता है, जो कि एक नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन का उपयोग डिहाइड्रेशन में, घावों को साफ करने में, इन सब में किया जाता है। ठीक है। आगे है 2% ग्लूटाल्डिहाइड ट्यूब और कैथेटर को भी संक्रमित करने के लिए किया जाता है। जो सर्जिकल इक्विपमेंट होता है जैसे कैथेटर, ट्यूब, इन सब को जो है हम लोग 2% ग्लूटाल्डिहाइड से जो है इसको साफ करते हैं। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। इंडोस्कोपी को भी जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। हे परीक्षण मूत्र में बाइल का परीक्षण करने के लिए करते हैं।
हे परीक्षण जो होता है मूत्र में बाइल की उपस्थिति के जांच के लिए होता है। उसी प्रकार से बेनिडिक्ट और फेहलिंग परीक्षण मूत्र में शुगर की जांच के लिए करते हैं, ये याद रखिएगा। बेनिडिक्ट और फेहलिंग मूत्र में शुगर के लिए, हे परीक्षण मूत्र में बाइल के लिए, और ठंडा और गर्म परीक्षण मूत्र में एल्बुमिन के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बेनिडिक्ट और फेहलिंग कहेगा तो शर्करा के जांच मूत्र में, हे परीक्षण कहेगा तो बाइल का उपस्थिति मूत्र में, ठंडा और गर्म परीक्षण कहेगा तो एल्बुमिन का परीक्षण। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम संपर्क बिंदु उपकेंद्र का कार्य नहीं होता है। उपकेंद्र जो होता है ये सबसे पहला जो है स्थापित करता है, ठीक है ना। तो यह अंतिम तो नहीं ये होगा, सबसे स्टार्टिंग का ही होता है। मातृ तथा बाल स्वास्थ्य के देखभाल से संबंध सेवा प्रदान करता है। उपकेंद्र जो होता है यह माता और बच्चे से संबंधित सेवा प्रदान करता है। उपकेंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की परिसरी आउटपोस्ट है। यानी उपकेंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में यह पहला जो है आपके संपर्क है। ठीक है, कम से कम एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है सब सेंटर पर कम से कम एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना चाहिए। जोखिम वर्गों की पहचान करना, इसका काम होता है, सब सेंटर का काम होता है कि जोखिम हाई रिस्क वाले को पहचान करके आगे भेजना। इसका काम होता है घर घर जाकर सर्वेक्षण करना, यानी होम विजिट करना, समझ रहे हैं। कार्रवाई योजना के अंतिम रूप देना आदि उपकेंद्र के कार्य है। यानी प्लानिंग बनाना, घर घर जाना, होम विजिट करना, ये सब उपकेंद्र का काम होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो कैंडिडियासिस कवक के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है। यानी कैंडिडियासिस जो होता है यह कवक के कारण होने वाला एक लैंगिक संचारित रोग है। ठीक है, आगे है सिफिलिस, एक यौन संचारित बीमारी है। ठीक है, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्रेपोनोमा पैलिडम होता है। ध्यान दीजिएगा, सिफिलिस एक आपका एसटीडी रोग है जो ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। जननांग मसा जेनाइटल वार्ड्स आमतौर पर यौन संचारित मानव पेपिलोमा वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। यह जेनाइटल एरिया के पास छोटे छोटे खुरदुरी गांठ हो जाते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि एचपीवी जो वायरस होता है, मानव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है, इसमें जेनाइटल ऑर्गेन पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसमें जेनाइटल एरिया पर छोटे छोटे मांसा के तरह, ठीक है ना, जेनाइटल वार्ड जननांग मसा जो है आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इस वायरस चूँकि यह भी एक यौन संचारित रोग ही है, तो जेनाइटल एरिया के पास में ही ये छोटे छोटे मांसा दिखाई देते हैं। प्रदूषण औषधि व्यसन समस्या एसटीडी में वृद्धि भारत की प्रमुख है। ठीक है ना, देखिए भारत में प्रमुख जो समस्या है प्रदूषण के साथ साथ औषधि व्यसन और एसटीडी रोग है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है। गोनेरिया जो है गोनेरियाई नाइसेरियाई के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गोनेरिया जो होता है वह गोनोरिया नाइसेरियाई के कारण होता है। ओके, उसके बाद है डोनोवेनोसिस कैलिमेटोबैक्टीरियम ग्रेनेथुलोमिटिस के कारण होता है। देखिए, डोनोवानोसिस कैलिमेटोबैक्टीरियम जो है आपको ग्रेनुलोमेर के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एड्स एचआईवी के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। आदि एसटीडी के कारण होने वाला बीमारी है, ये सब एसटीडी रोग है। ठीक है ना, ये सब आपका एसटीडी रोग है, ध्यान दीजिएगा, ये सब एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। वे संक्रामक बीमारियां जो संभोग प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। संभोग द्वारा फैलने वाला रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है, जैसे सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी और वेजिनाइटिस, ये सब सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, आगे देखिए। पोलियो वैक्सीन की डीप फ्रीजर में संग्रहित किया जाता है। पोलियो वैक्सीन जो होता है उसे डीप फ्रीजर में हम लोग संग्रहित करके रखते हैं। आगे है ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के रोकथाम के लिए दिया जाता है।
ओके। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार एक शिशु तथा बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक निम्न समय अनुसार दी जाती है। कब कब दी जाती है देख लीजिए। प्रथम खुराक 6 सप्ताह की उम्र पर, द्वितीय खुराक 10 सप्ताह की उम्र पर, तृतीय खुराक 14 सप्ताह की उम्र पर। सब में 4 ऐड करते जाइए, 6, 10, 14। और बूस्टर डोज जो होता है 16 से 24 माह में शुरू किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ हो गया। आगे है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज जो है मुंह द्वारा जो है ओरल द्वारा जो है पिलाए जाते हैं। बूंदे जो होता है ओरल के द्वारा दिया जाता है, तभी तो इसका नाम ओरल है। BCG वैक्सीन, BCG का टीका 6 रोग हेतु लगाया जाता है रोकथाम के लिए। BCG का पूरा नाम बेसिलाई कॉलमेंट ग्यूरिन होता है। यह लाइव एटेनुएटेड बैक्टीरिया वैक्सीन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज मेरा अपना यहाँ पे थ्योरी समाप्त होता है। यह 19 नंबर का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थ्योरी लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, इसलिए छोटा ही वीडियो रहे तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।